Hello everyone, I am Shahbaz and today we are discussing about our topic or chapter is work energy and power. ठीक है, वर्क एनर्जी और पावर. ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. ठीक है, ये क्लास 9th में आता है टॉपिक. कुछ क्लास 6 और 7 में थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं. क्लास 9 में देन आफ्टर 11 में सीधा आता है ये वर्क एनर्जी पावर के नाम से. बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये WEP वर्क एनर्जी पावर. ठीक है, तो सबसे पहले हम इन तीनों में से किसकी बात करने वाले हैं यहाँ पे? वर्क की. हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं वर्क की. वर्क बोले या वर्क डन बोले कंफ्यूज नहीं होना, दोनों सेम ही चीज़ें. हम वर्क की बात करने वाले हैं कि वर्क होता क्या है, व्हाट इज़ वर्क. तो सबसे पहले हम लोग वर्क जैसे जो काम, वर्क का जो हिंदी में होता है काम. अब ये काम करना, अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि वर्क को दो पार्ट में क्लासीफाई करके समझते हैं कि एज पर डेली लाइफ या अकॉर्डिंग टू डेली लाइफ हम वर्क को कुछ और लेकर चलते हैं, और अकॉर्डिंग टू फिजिक्स हम लोग वर्क को कुछ और समझते हैं. ठीक है, तो पहले बात करते हैं डेली लाइफ की कि डेली लाइफ में वर्क क्या होता है. ठीक है, तो डेली लाइफ के बारे में, वर्क के बारे में क्या बोलेंगे? अकॉर्डिंग टू डेली लाइफ एनी काइंड ऑफ फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी इज कॉल्ड वर्क. किसी भी तरह की फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी क्या कहलाएगी डेली लाइफ की? वर्क कहलाएगी. ठीक है, एनी काइंड ऑफ फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी इज कॉल्ड वर्क. ठीक है, किसी भी तरह की फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी वर्क कहलाएगी. जैसे कि एग्जाम्पल के लिए डांस करना फिजिकल एक्टिविटी हो गई, लर्निंग करना फिजिकल एक्टिविटी हो गई, रनिंग करना, मेडिटेशन, स्लीपिंग, बैठ के ईटिंग, कुछ भी, चाहे उसमें आप मूवमेंट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, कुछ खा रहे हो, बैठ के राइटिंग कर रहे हो, तो हर एक चीज़ किस में आ जाएगी आपकी? वर्क में. एनी काइंड ऑफ फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी, हर तरह की फिजिकल. अब मैं चेयर पे बैठा हुआ हूँ, बैठ के पढ़ा रहा हूँ आपको. अब चेयर पे बैठ के पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब क्या हो गया कि मैं बोल रहा हूँ. ठीक है, तो ये कौन सी एक्टिविटी हो गई? मेरी मेंटल एक्टिविटी. मैं घूमते घूमते पढ़ा रहा हूँ, फिजिकल भी हो गई, मेंटल भी हो गई. तो दोनों तरह की एक्टिविटी किस में आ जाएगी? आपकी वर्क में. ऐसा डेली लाइफ मानती है कि हर तरह की फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी क्या कहलाएगी? आपकी वर्क. एनी काइंड ऑफ फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी इज कॉल्ड वर्क. ऐसा डेली लाइफ के अकॉर्डिंग कहा गया है. लेकिन फिजिक्स ने बोला कि हम इस कंडीशन को वर्क नहीं मान सकते, ये हमारे हिसाब से वर्क नहीं है. तो बोले कि भैया फिर वर्क क्या है आपके हिसाब से? तो उसने क्या बोला, फिजिक्स ने बोला कि हर एक चीज़ बैठे बैठे काम करें या ना करें, बैठ के लर्निंग करना, ये हम लोग वर्क नहीं मान सकते. तो फिजिक्स ने क्या बोला कि वर्क इज सेड टू बी डन बाय ए फोर्स व्हेन फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी एंड बॉडी मस्ट बी डिस्प्लेस्ड ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. फिजिक्स ने क्या बोला कि फोर्स मस्ट बी अप्लाइड ऑन द बॉडी एंड बॉडी, इसको वीडियो को रोक के डेफिनेशन लिख लेना. फोर्स मस्ट, बहुत आसान है, फोर्स मस्ट बी अप्लाइड ऑन द बॉडी एंड बॉडी मस्ट बी डिस्प्लेस्ड ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. इतना आसान है. पहले कंडीशन क्या बोला इसने कि फोर्स अप्लाई होना चाहिए, और दूसरा क्या बोला इसने कि बॉडी मस्ट बी डिस्प्लेस्ड ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. ये एक ब्लॉक है m मास का, दिख रहा है. अब मैंने क्या किया, यहां पे एक फोर्स लगाया F. ठीक है, ये ब्लॉक क्या कर रहा है? फोर्स लगाने की वजह से ब्लॉक पहले क्या था? रेस्ट पे था. इनिशियल कंडीशन में ब्लॉक किस पे था? आपका रेस्ट पे, मतलब वेलोसिटी 0 रहा होगा. अब मैंने क्या किया, जैसे फोर्स लगाया तो ब्लॉक क्या कर रहा है आपका? रेस्ट से हटकर किस में आ जा रहा है? सीधा ये ब्लॉक आपका मोशन में. मतलब फोर्स लगाने की वजह से ब्लॉक किस में है आपका? मोशन में. तो मैंने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया, और फोर्स अप्लाई की वजह से बॉडी ने मूवमेंट करना स्टार्ट किया. तो मैंने बोला फोर्स मस्ट बी अप्लाइड ऑन द बॉडी एंड बॉडी मस्ट बी डिस्प्लेस्ड ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. ठीक है, तो ये क्या है? एप्लीकेशन ऑफ फोर्स हुआ. ठीक है, तो ये कहलाएगा वर्क डन, कि वर्क डन के लिए वर्क इज सेड टू बी डन बाय ए फोर्स. क्या बोला डेफिनेशन? कि वर्क इज सेड टू बी डन बाय ए फोर्स व्हेन फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी एंड बॉडी मस्ट बी डिस्प्लेस्ड ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. वर्क क्या कहलाएगा कि सर बॉडी पे फोर्स लगना चाहिए और बॉडी डिस्प्लेस करना चाहिए. दिस इज कॉल्ड वर्क. क्या आपको लैंग्वेज समझ में आया? अगर फोर्स लग रहा है, एग्जाम्पल के लिए मैं एक पिलर ले लेता हूँ, वॉल. ये वॉल ले ली मैंने, वॉल है ये. ठीक है, और ये वॉल ऑब्वियसली अंदर तक फिक्स है. मैंने यहाँ पर क्या किया, एक फोर्स लगाया F. क्या आप किसी वॉल को ऐसे धक्का मार के गिरा सकते हैं? नहीं. ठीक है, मतलब आपने फोर्स किया. अब क्या वॉल का मास में M मान लेता हूँ, वॉल का मास M, मैंने फोर्स अप्लाई किया. क्या वॉल की पोजीशन में कोई चेंजेस आया? क्या वॉल
मूवमेंट किया, क्या वॉल ने अपना पोजीशन चेंज किया, क्या वॉल शिफ्ट हुआ अपनी जगह से? आंसर इज नो। मतलब मैंने फोर्स लगाया लेकिन बॉडी की पोजीशन में कोई भी चेंजेस नहीं आया, तो ये क्या कहलाएगा आपका? वर्क डन का वैल्यू इस केस में कितना आ जाएगा? 0। यहाँ पर कोई वर्क डन होगा क्या? हाँ जी, यहाँ पर वर्क डन होगा, लेकिन यहाँ पर इस केस में वर्क डन नहीं होगा। ये किसने बताया आपको? फिजिक्स ने बताया कि फोर्स अप्लाई होना चाहिए और फोर्स अप्लाई की वजह से बॉडी में क्या होना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। यही कहलाता है आपका फिजिक्स के अकॉर्डिंग वर्क डन का प्रॉपर डेफिनेशन। कभी भी अगर डेफिनेशन आता है तो आप क्या लिखेंगे? सिंपली फोर्स मस्ट बी अप्लाइड ऑन द बॉडी, work is said to be done by a force when force must be applied on the body and body must be displaced due to the application of force। फोर्स लगना चाहिए और बॉडी डिस्प्लेस करना चाहिए, यही क्या कहलाएगा? आपका वर्क डन कहलाएगा एज पर फिजिक्स। दिस इज योर प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ वर्क। इज दैट क्लियर? काफी आसान टॉपिक है ये। इसके बाद आता है आपका मेजरमेंट ऑफ वर्क। हम वर्क को मेजर कैसे करें? ये छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है दिमाग की, वर्क आ तो गया है। अच्छा, वर्क और वर्क डन में कंफ्यूज मत होना, वर्क आ तो गया है, अब इसको कैसे मेजर करें? तो अभी अभी हमने बोला कि सर वर्क डन के लिए या वर्क के लिए या वर्क डन के लिए पहली कंडीशन आपने बोली है कि फोर्स तो लगना चाहिए, साथ में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए। यही बोला मैंने अभी अभी आपसे कि फोर्स मस्ट बी अप्लाइड ऑन द बॉडी एंड बॉडी मस्ट बी डिस्प्लेस ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। फोर्स लगना चाहिए और बॉडी क्या करनी चाहिए? डिस्प्लेस भी करनी चाहिए, तभी वर्क डन कंसीडर होगा। क्या इस केस में फोर्स लग रहा है? मैं कहा हाँ लग रहा है। क्या इस केस में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? मैं कहा हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर एस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या यहाँ पर वर्क डन होगा? मैं कहा हाँ हो सकता है। W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? FS। ये हो गया वर्क डन। समझ में आ रही बात? ये एक नॉर्मल सी कंडीशन थी, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि सर मुझे अभी भी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में करना है, दिस इज माय कंडीशन, और फोर्स ऐसे ना लग के, अच्छा ये जो फोर्स लग रहा है क्या ये परपेंडिकुलर फोर्स कह सकता हूं मैं इसको? सोच समझ के बोलना, क्या ये परपेंडिकुलर फोर्स है? हाँ, मैं वॉल को ऐसे फोर्स लगा रहा हूं तो ये फोर्स किस तरह का है? परपेंडिकुलर है या टेंजेंशियल है? टेंजेंशियल का मतलब किसी एंगल पे। मैं जो वॉल को फोर्स लगा रहा हूं ये परपेंडिकुलर फोर्स है, वॉल ऐसी है और उसके सरफेस के परपेंडिकुलर पे फोर्स लगा रहा हूं, तो क्या हो गया आपका? परपेंडिकुलर फोर्स। तो मैंने ये बोला कि ठीक है, परपेंडिकुलर की बात तो कॉमन हो गई, मुझे बताओ कि अगर मैं वॉल ब्लॉक पर परपेंडिकुलर की जगह टेंजेंशियल फोर्स लगाऊं तो क्या पॉसिबल है? हाँ जी पॉसिबल है। अरे कोई कार्ट है, कार्ट, अब कार्ट को तो धक्का लगाता है, कैसे लगाता है? ऐसे पकड़ के, ऐसे, लाइक दैट, इस तरह, समझ रहे हो? ठेला देखा है या लोगों को कार्ट खींचते हुए देखा है पकड़ के? तो इस तरह लगा रहे हैं, ये फोर्स कौन सा? टेंजेंशियल है, समझ रहे हो? ऐसा बिल्कुल लगा रहे हैं फ्लैट सरफेस के परपेंडिकुलर, तो क्या हो जाएगा आपका? परपेंडिकुलर फोर्स। और अगर मैं टेंजेंशियल लगा रहा हूं किसी एंगल पे तो क्या कहलाएगा वो? टेंजेंशियल फोर्स। तो मैंने बोला कि वर्क डन के केस में ओनली टेंजेंशियल फोर्स लगता है या ओनली परपेंडिकुलर लगता है? आप बोलेंगे सर दोनों लग सकते हैं, पॉसिबल है। अगर मैं किसी मान ले कार्ट है, ठीक है, अब मैं ऐसे खड़ा हूं, ये मैं हूं और मुझे इसको इस डायरेक्शन में ले जाना है, तो मैं क्या करूंगा? कार्ट से एक रस्सी बांधूंगा, अपने कंधे पर डालूंगा, ऐसे लाइक दैट, रस्सी बांधा, अपने कंधे पर डाला, खींच के ले जा रहा हूं। गॉट इट? वैसे ही सेम कंडीशन बता रहा हूं मैं यहाँ पे कि अगर मैं इस तरह अप्लाई करता हूं तो क्या होगा, इस सिचुएशन में क्या होगा? आप बोलेंगे सर फोर्स जो लग रहा है वो टेंजेंशियल या परपेंडिकुलर? आप बोलेंगे टेंजेंशियल है। तो इस केस में क्या करेंगे? तो मैंने बोला इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि जो फोर्स लगा है उसके दो कंपोनेंट कर देते हैं। क्या कर देते हैं हम लोग? फोर्स के कंपोनेंट। फोर्स है और ये सरफेस है जिसके अलोंग बॉडी मूव कर रही है, ठीक है। फोर्स लगा है, ये सरफेस है, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा कितना मान लेता हूं? थीटा। आई होप थीटा आप लोग जानते होंगे डेफिनेटली, इसके बारे में बात नहीं करूंगा मैं, ठीक है। तो ये थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है। अब इस सिचुएशन में क्या होगा कि जब टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है तो यहां पर फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे। क्या होंगे? फोर्स के दो कंपोनेंट। ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो होगा एफ कॉस थीटा और ये वाला पार्ट होगा एफ साइन थीटा। मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है कि आप लोगों ने डेफिनेटली पार्ट वेक्टर में पढ़ लिया होगा, और नहीं पढ़ा है तो एक बार पढ़ लेंगे, फिर मैं भी बता देता हूँ। फोर्स की कंपोनेंट हम लोग कैसे करते हैं, ये हिंट में ले लेना, हिंट एंड सॉल्यूशन में डाल लेते हैं इसको, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए, ये मेरा मान लेते हैं ब्लॉक है और ये मेरा फोर्स लग रहा है एफ इधर, और ये इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। अब आप ये देखिए, इसके अगर मैं कंपोनेंट निकालता हूं तो कैसे कंपोनेंट होते हैं, ध्यान से देखिए।
ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस। क्या मैं कह सकता हूं कि ये मेरा वाई एक्सिस है? ये चीज समझते हैं आप लोग? अगर मैं इस वाई एक्सिस को अपनी जगह से पैरेलल शिफ्ट करूं इमेजिनरी, तो क्या ये यहां पर शिफ्ट हो सकता है? इस तरह मैंने वाई को पैरेलल शिफ्ट कर दिया, ये वाई होगा तो डेफिनेटली ये भी वाई होगा। अब आप ध्यान से देखें तो यहां पर एक ट्राइंगल सा बन रहा है, ठीक है, जिसका एंगल कितना दिया हुआ है, एक एंगल थीटा है ये वाला, ये एंगल 90 है, ये एंगल में निकाल सकते हैं 90 माइनस थीटा, जो भी निकाल सकते हैं आप आराम से, काफ़ी आसान है। आप अगर ध्यान से देखें 90 के सामने वाला जो पार्ट होगा वो क्या होगा आपका, हाइपोटेनियस। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये वाला पार्ट क्या होगा, बेस होगा, ठीक है। मुझे क्वेश्चन में देखा जाए तो बस और बस मुझे क्या गिवन है, फोर्स गिवन है, जो कि किसके बराबर है, हाइपोटेनियस के। तो यहाँ पे अगर आपको याद है ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ी थी, मैं डेफिनेटली यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री कोई बात नहीं करूँगा क्योंकि हम लोग पहले पढ़ चुके होंगे। साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है आपको याद होना चाहिए, क्या होता है ये, परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनियस, याद है वो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना। तो पी का वैल्यू कितना हो जाएगा, हाइपोटेनियस, एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अगर मैं आपसे बोलूं कि वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर इन दैट केस एंड वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बेस इन दैट केस, तो यहां पर P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, H साइन थीटा, और B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, H कॉस थीटा। आप ध्यान से देखेंगे कि जो जो वैल्यू यहाँ पर गिवन है वो मुझे फाइंड आउट करनी ही थी, ठीक है। तो क्या मैं P को यहाँ पर ऐसा लिख सकता हूँ H साइन थीटा, और B को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे H कॉस थीटा? क्या बोलते हो, बोलो, गलत तो नहीं कर रहा। H का वैल्यू क्या आपको पता है क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, F साइन थीटा। H का वैल्यू कितना दिया हुआ है, F कॉस थीटा। ये देखो आ गया मेरे पास दोनों का वैल्यू, इधर देखो, ठीक है। तो क्या मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर को कितना लिख सकता हूँ, F साइन थीटा, और यहाँ कितना लिख सकता हूँ, F कोस थीटा। आप नोटिस करिए मैंने पहले से ही लिखा हुआ है, इसकी जगह क्या लिखा हुआ है, F कोस थीटा, ये क्या लिखा हुआ है, F साइन थीटा, ठीक है। तो बेटर जुगाड़ क्या है अपने पास कि थीटा के साथ वाला हमेशा क्या बन जाएगा, कॉस, रिमेनिंग पार्ट क्या बन जाएगा आपका, साइन, दैट्स इट। तो यहाँ पर अगर मैं टेंजेंशियली फोर्स लगाता हूँ तो वैल्यू क्या बन जाएगी, Fs cos थीटा। आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्मूला मानकर याद करें, कि ऐसा मानना है कि सारे के सारे फॉर्मूला, सारा का सारा जो पार्ट इसी सॉल्व होगा, ठीक है। कैसा भी क्वेश्चन आए, चाहे परपेंडिकुलर वाला केस हो या फिर पैरेलल वाला केस हो या टेंजेंशियल वाला केस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब में लगा हुआ आंसर आ जाएगा। बस कंडीशन है थीटा का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, Fs cos थीटा के बराबर, राइट। आसान है। तो ये आपका मेजरमेंट ऑफ वर्क डन का काफ़ी आसान पार्ट, ठीक है। ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, W इज इक्वल टू Fs cos थीटा, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या बोलूँगा कि फोर्स लग रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये हो जाएगा W इज इक्वल टू Fs cos थीटा। F फोर्स यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी है और S डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ पर क्या है आपका, वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पर ये एंगल वाला पार्ट है, W इज इक्वल टू Fs cos थीटा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, डायरेक्टली ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं, कंपोनेंट निकालना आपको आना चाहिए, ठीक है। आसान बहुत है, इतना ज़्यादा टिपिकल नहीं है जितना सोचते हैं। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट केस की मेरी, वो है केसेस। केसेस कैसे करते हैं, केस नंबर 1 की बात करता हूं मैं। इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, 0 डिग्री वगैरह समझते हैं, एंगल वगैरह समझते हैं आप लोग डेफिनेटली, मैं मानकर चल रहा हूं, ठीक है। ये आपका सरफेस है, ये ब्लॉक है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो इधर होना चाहिए, और फोर्स भी मैं डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में ही लगा रहा हूं, ठीक है। अब आप ये देखिए कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना हो गया यहाँ पे, W इज इक्वल टू Fs cos थीटा आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब अगर आप देखिए कि थीटा का वैल्यू मैं 0 कर देता हूँ, समझ रहे हैं, जैसे कि मेरे आइडियल केस क्या था मेरे पास, थोड़ी देर पहले हमने बात की थी इस बारे में, डिस्प्लेसमेंट इधर होना चाहिए और फोर्स यहाँ लग रहा है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। अगर मैं थीटा का वैल्यू 0 कर देता हूँ तो क्या होगा, ये जो फोर्स लग रहा है ये धीरे धीरे शिफ्ट होकर नीचे आ जाएगा, सोच के देखो, थीटा कितना हो जाएगा इस केस में 0। और अगर मैं थीटा का वैल्यू 0 रख देता हूँ तो कोस 0 का वैल्यू कितना होगा, कोस 0 का वैल्यू कितना होगा 1, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से याद होना चाहिए आपको, ठीक है। W इज इक्वल टू कितना हो गया, Fs
और यहाँ पर इस केस में जो वर्क डन का वैल्यू आया है वो कितना है आपका, मैक्सिमम वर्क डन। मतलब कहना क्या चाह रहा है ये कि जिस डायरेक्शन में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट करना है, अगर उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाया जाए तो यू कैन से वर्क डन इज मैक्सिमम। यार सिंपल सी बात है, बॉडी को तुझे उधर ले जाना है, फोर्स भी उधर लगाएगा तभी तेरा काम होगा ना। तू चाहता है कि तेरी बॉडी उधर जाए और तू फोर्स इधर लगाए, क्या ऐसा हो सकता है कि तेरा वर्क डन मैक्सिमम हो जाए? या तू चाहता है कि बॉडी उधर जाए और फोर्स ऊपर लगाए? पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रही? सोच के देखो, फील करो, फील करने वाला टॉपिक है भाई साहब, मजे आते हैं टॉपिक में। ठीक है, तो ये मेरा पहला केस था। ठीक है, मैं यहाँ पर ये हिंट है, हिंट में लिख लेना cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1। ध्यान रखने वाली बात है। केस नंबर 2 की बात करते हैं। केस नंबर 2 में थीटा का वैल्यू कितना ले लेता हूँ मैं, 90 डिग्री। अगर मैं 90 डिग्री ले लेता हूँ तो कितना होगा, ये आपका सरफेस ब्लॉक, अगेन डिस्प्लेसमेंट इधर होना चाहिए और दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो यू कैन से फोर्स इधर लग रहा होगा और डिस्प्लेसमेंट इधर होगा। तो W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Fs cos 90 डिग्री। ठीक है, और cos 90 का वैल्यू अगेन फिर से आपको पता होना चाहिए, तो cos 90 का वैल्यू मैं लिख देता हूँ। cos 90 का वैल्यू कितना होता है भैया, 0। तो W इज इक्वल टू Fs मल्टीप्लाई बाई 0, यू कैन से फाइनल रिजल्ट कितना आएगा मेरे पास वर्क डन का। हाय रे, 0 आया। क्या हुआ, मतलब वर्क डन का वैल्यू 0 हुआ। वर्क डन का वैल्यू 0 हो रहा है यहाँ पे, देख लो। मतलब कोई वर्क डन नहीं हो रहा, मतलब कोई ब्लॉक उधर जाना चाहता है उस साइड पे और तो उसको ऊपर खींचे, तो क्या कोई वर्क डन होगा उसके लिए? नहीं, कोई वर्क डन नहीं होगा। ऊपर खींच लो या नीचे खींच लो यार, है ना। जैसे कि मैं एग्जांपल दे लेता हूँ, ऐसा ही ले लेता हूँ छोटा सा एग्जांपल। ये एक ब्लॉक है, उसको मैं चाहता हूँ उधर चला जाए, लेकिन नीचे क्या लग रहा है, mg। तो देखिए यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना हो रहा है, 90 डिग्री। मतलब पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा इस केस में, 0। 1 2 3। केस नंबर 3 की बात करते हैं। हाँ, तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू मैं कितना ले लेता हूँ, ये 0 वर्क डन होगा, ये हमारा सेकंड नंबर केस होगा, 0 वर्क डन है ना। अब ये देखिए मैंने क्या लिया, कि इसका वैल्यू थीटा का वैल्यू कितना ले लिया, 180 डिग्री। मतलब फोर्स, बॉडी इधर जाना चाहती है और हम फोर्स कहाँ लगा रहे हैं, इस डायरेक्शन में। पॉसिबल है? अरे फ्रिक्शन केस का, फ्रिक्शन फोर्स का केस ले लो। ठीक है, तो W इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है आपका, Fs cos 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री का वैल्यू में cos 180 डिग्री कितना होता है आपका, -1। नहीं याद होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से पता लग जाएगा, या फिर आपको क्वाड्रेंट मेथड से निकालना पड़ेगा। ये सब चीज़ें आनी चाहिए। तो W इज इक्वल टू कितना हो गया ये, और ये वैल्यू आया मेरा -Fs। ये देखिए, ये वाला +Fs था, वो की मैक्सिमम था। ये आपका जो हुआ ये नेगेटिव हो रहा है, मतलब इसको क्या बोलूँगा मैं, नेगेटिव वर्क डन। क्या बोलूँगा इसको मैं, नेगेटिव वर्क डन। काफ़ी आसान है। ठीक है, तो बस ये वैल्यूज़ आपको ध्यान होनी चाहिए। यहाँ पर कुछ नया मुझे लगता नहीं है। क्या नया लगता है, आपको cos 0 का वैल्यू मे भी आप भूल जाएं, 90 का वैल्यू, 180 का वैल्यू, बस ये चीज़ें ध्यान रखनी है, बाकी काफ़ी आसान है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट केस अपने पास क्या है, यूनिट ऑफ वर्क डन। अब देखो यार, किसी का अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला बनता है ना, तो डेफिनेटली उसकी यूनिट भी बनती है, ये फिक्स है। ठीक है, ये फॉर्मूला था, ये मिलकर सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, तो डेफिनेटली इनकी यूनिट भी बननी चाहिए। तो सबसे पहले मैं यूनिट बताता हूँ, एसआई यूनिट, जो कि बहुत ज़्यादा वेल नॉन है। एसआई यूनिट क्या होगा, कि चलो फोर्स की बात करो तो फोर्स का यूनिट क्या होगा आपका, न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट का कितना होगा आपका, मीटर। ठीक है, तो ये इसका बेसिक एसआई यूनिट है, न्यूटन इनटू मीटर। ठीक है, किसका, वर्क डन का एसआई यूनिट कितना हो गया मेरे पास, न्यूटन इनटू मीटर। ठीक है, न्यूटन को हम और क्या लिख सकते हैं, अगर आपको याद है
NL में आपने पढ़ा होगा किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई मीटर। ये किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका मिलकर बना है? न्यूटन से बना है, राइट। तो कितना हो जाएगा ये? अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूँ तो कितना हो जाएगा? किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ऐसा भी कई बार एग्जामिनर लिख के दे देता है, ठीक है, ऐसा भी दे देता है कई बार लिख के। कंफ्यूज नहीं होना, ये भी वही है, ये भी वही है। एक और चीज़, इसको मिलाकर हम डायरेक्टली क्या बोलते हैं पता है? जूल। न्यूटन इंटू मीटर या फिर किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिलकर क्या बनता है आपका? जूल। ये जूल क्या है? वर्क डन का SI यूनिट है, वर्क का SI यूनिट है। इसको हम लोग इससे और रिप्रेजेंट करते हैं, हम जूल से भी जैसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। ध्यान रखने वाली बात है, अगर एग्जामिनर देता है, ऐसे मैंने क्वेश्चन कई बार देखे हुए हैं, एग्जामिनर क्या बोलता है क्या विच ऑफ द फॉलोइंग इज द SI यूनिट ऑफ वर्क डन, इनमें से कौन सी SI यूनिट ऑफ वर्क डन है? तो पहला ऑप्शन देगा न्यूटन इंटू मीटर है, ये भी है, ये भी है। तो आपको अगर पता नहीं होगा वर्सेटाइल ऑप्शन तो आप गलत कर देंगे, ठीक है, और दिमाग चलाना पड़ेगा इसके अंदर अपन को, ठीक है। ये मैंने किसकी बात की? ओनली SI यूनिट की। अभी मैं किसकी बात कर रहा हूँ भैया? CGS यूनिट की। CGS यूनिट क्या हो सकता है? न्यूटन का यूनिट कितना हो जाएगा? डाइन। मीटर का कितना होगा? सेंटीमीटर। ये लो, ये बन गया इसका CGS यूनिट, ठीक है। किसका CGS बनाई है? वर्क डन का, ठीक है। और जैसे इस पूरी टर्म को मैंने क्या नाम दिया? जूल, वैसे इस पूरी टर्म को मैं क्या नाम देता हूँ? अर्ग, ERG, ठीक है। और अगर मैंने रिलेशन की बात करूँ तो रिलेशन कितना होगा? 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मच अमाउंट ऑफ अर्ग। इस तरह मुझे निकालना है, मतलब मैंने क्या निकालना है? SI यूनिट ऑफ वर्क डन एंड CGS यूनिट ऑफ वर्क डन के बीच का रिलेशन निकालना है, जो कि इसके बराबर होगा। देखिए जूल किससे मिलकर बना है? 1 न्यूटन इंटू मीटर से। और अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ CGS में तो वैल्यू किसके बराबर आएगा? देखते हैं, न्यूटन का डाइन मल्टीप्लाई बाई मीटर का सेंटीमीटर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? ये 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 100 डाइन इंटू सेंटीमीटर। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग, ठीक है। अगर आप 1 अर्ग का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से तो कितना हो जाएगा? 10 की पावर -7 जूल के बराबर। ये वैल्यू, ये रिलेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछ लेता है एग्जामिनर कभी कभी, तो बेटर है इसको याद रखें, ठीक है। तो ये आपका SI यूनिट हो गया और ये आपका CGS यूनिट हो गया है, ठीक है। अब आप बात करते हैं ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क की। किसकी बात कर रहे हैं आप? ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क। ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क करने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए? ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स पता होना चाहिए। 1 kgF इज इक्वल टू कितना होता है? 9.8 न्यूटन, ठीक है। आप ये देखिए यहाँ पर न्यूटन आ रहा है, इस न्यूटन में क्या करूँ कि ये जूल बन जाए? आपको दिख रहा होगा न्यूटन से मीटर मल्टीप्लाई कर दो तो जूल बन जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं सिचुएशन में इसको मीटर से और इस साइड को भी मीटर से मल्टीप्लाई कर दूँ तो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। 1 kgF इंटू मीटर इज इक्वल टू 9.8 जूल। लॉजिक समझ में आ रहा है आपको? सेम काम मैं 1 kg वेट इंटू मीटर कर दूं। 1 kg वेट इंटू मीटर, समझ में आ रहा है? kg एक किलोग्राम फोर्स और वेट, बात तो एक ही है, लिख सकते हैं ऐसे भी। वो भी किसके बराबर होगा आपका? 9.8 अगेन न्यूटन इंटू मीटर, और वैल्यू कितना हो जाएगा आपका? 9.8 जूल। ये जो मैंने बात की है, किसकी बात की है अब तक आपसे? SI यूनिट की, क्योंकि पूरा का पूरा पार्ट जो है वो किस में दिया हुआ है? SI यूनिट में दिया हुआ है, ठीक है। अगर मैं इस पार्ट को कन्वर्ट करना चाहूँ किस में? यहाँ कर देता हूँ मैं, वहाँ से किस में कन्वर्ट करना चाहूँ? CGS में। ये पूरा पार्ट SI का है, इसको अब मैं CGS में अगर लिखूँ तो क्या लिखूँगा मैं? किलोग्राम की जगह क्या लिख दूंगा? 1 ग्राम, सॉरी किलोग्राम की जगह क्या लिखूँगा मैं? 1 ग्राम फोर्स इज इक्वल टू कितना वैल्यू होगा आपका? 980 अर्ग या 981 अर्ग के बराबर, इतना ही रिलेशन होता है, ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। समझ में आ रहा है? 1 या फिर अगर मैं इसको उसमें बात करूंगा 1 kg 1 ग्राम वेट में, तब भी सेम वैल्यू आएगा आपका 980 अर्ग। तो डायरेक्टली ध्यान रखना है, कई जगह 981 भी दिया हुआ है, इतना बड़ा
टेंशन वाली बात नहीं है, यू कैन मैनेज इट, थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है, ठीक है। तो ये ऐसा यूनिट है, दे देता है, ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा स्केल पे नहीं है, लेकिन हाँ याद होना चाहिए। इंपॉर्टेंट कौन सा है? एसआई और सीजीएस। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज टाइप्स की बात करने वाले हैं। तो हम दो तरह के टाइप्स की बात करते हैं यहाँ पर, पॉजिटिव, फर्स्ट पॉजिटिव और दूसरा होता है अपना नेगेटिव। पॉजिटिव वर्क डन एंड नेगेटिव वर्क डन, बड़ा ही आसान है यार ये टॉपिक। वैसे तो हम कर चुके हैं, आपको याद है अभी थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री जब लिया था तो पॉजिटिव वर्क डन था, और थीटा इज इक्वल टू जब 180 डिग्री लिया था तो 90 वर्क सॉरी 0 और नेगेटिव वर्क डन था। वही काम यहाँ पर करने वाले हैं पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क डन में। ये आपका अगर मैं बॉडी कहाँ मूव करना चाहिए आपका, इस डायरेक्शन में, ठीक है, और जो फोर्स लग रहा है वो कहाँ हो, थीटा का जो वैल्यू होता चाहिए वो किससे कम होना चाहिए, थीटा मस्ट बी लेस देन 90 डिग्री। थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए, 90 से कम हो, तो जो वर्क डन होगा वो कौन सा होगा आपका, पॉजिटिव। अभी जिसके कहने का मतलब है वो समझते हैं। अगर थीटा का वैल्यू लेस देन 90 है, जैसे कि मैं आपको बोल दूं कि फोर्स मैंने यहाँ लगाया F, तो ये जो थीटा है क्या वो लेस देन 90 है या नहीं है, आप बोलोगे यस है। यहाँ पे इस केस में थीटा देखिए लेस देन 90 होगा या नहीं होगा, आप बोलोगे होगा। यहाँ इस केस में थीटा का वैल्यू लेस देन 90 होगा, तो मतलब थीटा का वैल्यू जब तक लेस देन 90 चल रहा है तब तक वर्क डन जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब क्यों होगा सोचते हैं। देखो मान लो अगर मैं थीटा, ये आपका 90 है, ये 90 वाला है, 90 हो गया तो वर्क डन क्या हो जाएगा आपका, आपको याद है केस नंबर 2 किया था हम लोगों ने, उस केस में वर्क डन कितना हो रहा था, 0। तो थीटा का वैल्यू जब तक लेस देन 90 चलेगा तब तक तो वर्क डन पॉजिटिव, मतलब एंगल मस्ट बी एक्यूट। याद आ रहा है मैथ्स वाला पार्ट, ठीक है। आप तो यही देख लो, थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, लेस देन 90, इसका मतलब वर्क डन क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा। थीटा का वैल्यू अगर मोर देन 90 होगा, ठीक है, तो वर्क डन फिर नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है। कैसे हो रहा है ये सब समझते हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले कंपोनेंट निकालना सिखाए थे। अब इन सब में से जितने भी फोर्स दिए हुए हैं, फोर्स का वैल्यू कुछ भी ले लीजिए, F1 F2 F3 कुछ भी ले लीजिए। अगर मैं इनके कंपोनेंट निकालता हूँ F1 F2 का थीटा कितना हो जाएगा, ये तो F3 हो गया, F2 का थीटा ये हो गया, ये लो। तो इस केस में अगर थीटा का वैल्यू 90 से कम है तो हर केस में जब कंपोनेंट निकलेंगे तो सोचिए एक कंपोनेंट इधर आएगा ही आएगा, पक्की बात है, और एक कंपोनेंट कहाँ जाएगा, 90 पे, ठीक है। तो हर केस में, हर सिचुएशन में थीटा का वैल्यू जब अगर 90 से कम होगा तो हर केस में वर्क डन किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, तो ये होगा आपका पॉजिटिव वर्क डन, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 90 है, ये आपका वर्क डन डिस्प्लेसमेंट मुझे इधर करना है बॉडी का, और आपका ये 90 वाला पार्ट ये है, और मैंने क्या बोला, थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 90, मोर देन 90 हो जाए, ये 90 आपका, ये वाला जो पार्ट है कितना है, 90 है, और यहाँ से थीटा बढ़ जाए, ये लो 1 2, ये हो गया आपका थीटा, होगा 90 से बड़ा, होगा कि नहीं होगा, देखिए यहाँ से ले रहा हूँ मैं एंगल इस जगह से, होगा 90 से बड़ा है थीटा, ये लिख दूंगा यहाँ पर, थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन 90, मतलब क्या होगा आपका, एंगल शुड बी ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस एंगल की बात करेंगे तो इस केस में जब कंपोनेंट निकलेंगे तो एक कंपोनेंट तो किधर होगा बेटा, इधर, और एक कंपोनेंट किधर होगा, इधर। डिस्प्लेसमेंट करना है उधर और फोर्स लग रहा है इधर। अब आप सोचिए तुझे बॉडी को ले जाना है उधर, फोर्स लगा रहा है इधर, तो क्या बॉडी उस डायरेक्शन में जा पाएगी, नहीं जाएगी, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पर इस केस में क्या होगा, वर्क डन जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव वर्क डन। समझ मारी बात। तो ये पार्ट यहाँ पे हमें गिवन होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क डन का, बहुत ही कॉमन है, ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, बस यहाँ पर अलग से टॉपिक दिया हुआ है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। बस ध्यान रखना, एंगल वहाँ पे एंगल, यहाँ पे एंगल, यहाँ पर एंगल का वैल्यू, थीटा का वैल्यू लेस देन 90 है, वहाँ ग्रेटर देन 90 है, ये एक्यूट एंगल होगा और वो ऑब्ट्यूस एंगल होगा, ठीक है, जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक। इसके बाद एक टॉपिक आता है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का। कौन सा टॉपिक आता है अपने पास, कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। पहले कंजर्वेटिव की हम लोग बात कर लेते हैं, कंजर्वेटिव क्या होता है। हम डब्ल्यू पढ़ रहे हैं, डेफिनेटली इससे पहले ग्रेविटेशन पढ़ चुके होंगे। ग्रेविटेशन की जब ग्रेविटेशन फोर्स की जब कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स में क्लियरली मेंशन है कि ग्रेविटेशन फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। मुझे लगता है इसका आंसर आपको वहाँ भी ढूंढना चाहिए था,
ठीक है, यहाँ पर आ गए हैं पढ़ते पढ़ते, मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन इसका आंसर हमें वहाँ भी ढूंढना चाहिए कि ग्रेविटेशन फोर्स बोला होगा डेफिनेटली टीचर ने, ग्रेविटेशन फोर्स क्या आपका कंजर्वेटिव फोर्स है। भैया कंजर्वेटिव फोर्स होता क्या है ये तो बताओ। तो कंजर्वेटिव फोर्स होता क्या है, सुनिए डेफिनेशन लिख लेना, इंपॉर्टेंट है, काम की है। कंजर्वेटिव फोर्सेज आर दोज फोर्सेज विच डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, इट इज ओनली डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन। कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होता है, जो कि पाथ पर डिपेंड नहीं करते, ओनली डिपेंड करते हैं इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर। ठीक है, समझते हैं। ये ब्लॉक है मेरे पास, सेम एक और ब्लॉक है, 2 ब्लॉक मैंने लिए हुए हैं। ठीक है, इस ब्लॉक को एक h हाइट की बिल्डिंग के टॉप पर मुझे पहुंचाना है। ठीक है, सेम ब्लॉक को उसी बिल्डिंग पर ले जाना है। ठीक है, लेकर जाना दोनों को सेम है, मतलब दोनों को सेम हाइट या फिर सेम डिस्टेंस ट्रेवल करना है, ये तो तय है। लेकिन ले जाने का तरीके अलग अलग है। कैसे कि इस वाले ब्लॉक को तो मैं लिफ्ट में रखा और ऊपर ले गया, कितनी हाइट पर, h हाइट पर ले गया इस ब्लॉक को। मास दोनों का सेम है, सब कुछ सेम है, दिमाग लगाना ही नहीं भाई साहब, है ना, समझना, मैं कंजर्वेटिव फोर्स की बात कर रहा हूं। h हाइट पर ले गया। ठीक, अब मैं दूसरे ब्लॉक को क्या कर रहा हूं, लेकर मुझे अभी भी दूसरे ब्लॉक को कहां लेकर जाना है, सेम हाइट पर लेकर जाना है, लेकिन ले जाने का तरीका पता है क्या है, मैं स्टेयर से लेकर गया, सीढ़ियों से, मान लेते हैं। अब भाई साहब कैसे लेकर ऐसा घुमा के लेके जा रहे हैं, समझ नहीं आया, बहुत हाइट ट्रेवल करना पड़ा है। क्या ट्रेवल पाथ दोनों का सेम है, क्या दोनों ने सेम पाथ ट्रेवल किया है? आप बोलोगे नहीं सर, एक ने तो सीधा चला गया और एक घूमते घूमते जा रहा है, तो डेफिनेटली डिस्टेंस ट्रेवल दोनों का अलग अलग होना चाहिए। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो मैंने बोला कि लेकर तो ऊपर ही गया है, दोनों ने अगर देखा जाए लॉजिकली तो दोनों का जो ट्रेवल डिस्टेंस है, ट्रेवल हाइट है सॉरी, वो क्या है, दोनों का सेम है, लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल क्या है दोनों का अलग अलग। इसने कम ट्रेवल किया और इसने घूम घूम के ज़्यादा ट्रेवल किया। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि कंजर्वेटिव फोर्स आर दोज फोर्सेज विच डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, जो कि पाथ पर डिपेंड नहीं करता, ओनली किस पर डिपेंड करता है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। आप देखिए इसका और इसका इनिशियल पोजीशन क्या है, सेम, और सेम सिचुएशन में दोनों का फाइनल सिचुएशन भी क्या है, देखिए सेम है। क्या बोलते हो, इनिशियल भी सेम है और फाइनल भी सेम है। ठीक है, तो कंजर्वेटिव फोर्स का क्या बोला मैंने, इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या होने वाला है, सेम। अब आप ये देखिए कि लगने वाला यहां पर जो ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा होगा अभी, वो कितना लग रहा होगा, जो भी लग रहा होगा दोनों के केस में सेम लग रहा होगा, और यहां ले जाता हूं तब भी कंजर्वेटिव फोर्स क्या लग रहा होगा, दोनों के केस में सेम। तो मैंने बोला कंजर्वेटिव फोर्सेज आर दोज फोर्सेज विच डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, वो किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर, राइट। तो ये आपका कंजर्वेटिव फोर्स होता है। इसमें ग्रेविटेशन फोर्स बहुत ही प्यारा एग्जांपल है कंजर्वेटिव फोर्स का। कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा होगा, ग्रेविटेशन फोर्स इज द कंजर्वेटिव फोर्स, जो कि पाथ पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, ओनली किस पर डिपेंड करता है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर, राइट। अब बात करते हैं दूसरा कौन सा है मेरे पास, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का डेफिनेशन देखो यार, दिमाग कम से कम लगाना है। कंजर्वेटिव का याद है तो नॉन कंजर्वेटिव अपने आप हो जाएगा। मैं क्या बोलूंगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आर दोज फोर्स विच डिपेंड ऑन द पाथ, जो किस पर डिपेंड करेगा, पाथ पर डिपेंड करेगा। इसके अगर एग्जांपल की बात करें, इसका एग्जांपल क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स। ये नॉन कंजर्वेटिव का एग्जांपल है। ठीक है, सोचो कैसे, एक ब्लॉक है, मैं उसको खींच कर लेकर जा रहा हूं इधर, तो पीछे की तरफ क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स, बॉडी जा रही है, फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग रहा है। तो क्या फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू मैटर करता है, नहीं करता है इस केस में, बिल्कुल करता है। ठीक है, तो ये जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एग्जांपल क्या होगा मेरे पास, फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या आपका एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक पे मिलते हैं, थैंक यू।